दोस्तों, आज महत्वपूर्ण टॉपिक ये रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्माण। यानी डॉक्टर अंबेडकर का संविधान निर्माण के संदर्भ में क्या योगदान था। हालांकि महत्वपूर्ण चर्चा हम संविधान सभा जब हम पढ़ी थी, भारतीय संविधान निर्माण पढ़ा था, उसमें चर्चा की थी। लेकिन आज थोड़ा विशेष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग हम चर्चा करेंगे। और ये मैं अगर एक चीज बात करूं तो अपने फर्स्ट पेपर है, उसमें बहुत अच्छा और शानदार टॉपिक भी दिया हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में क्वेश्चन अच्छे खासे और अच्छे लेवल के यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपके लिए चर्चा करूं, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, पूरा नाम क्या था इनका? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य भी किए, बहुत अच्छा इनका योगदान भी था। जहां तक कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत का संविधान निर्माण किया गया था, भारतीय संविधान निर्माण में जो संविधान निर्मात्री सभा थी, उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे थे। और भारतीय संविधान का जो पहला प्रारूप, मैं यहाँ से बात करूं, भारतीय संविधान का जो पहला प्रारूप है, हालांकि ये बी.एन. राव ने बनाया था। लेकिन दूसरी पॉइंट यहाँ से ये नोट करना आपको, अंबेडकर ने जो भारतीय संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष में प्रारूप निर्मित किया था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, कई देशों के संविधान को रीड किया, पढ़ा, और उसके बाद में अंबेडकर ने महत्वपूर्ण कार्य किया। थोड़ी सी मैं व्यक्तिगत जानकारी के लिए यहाँ से हल्की सी चर्चा कर दूं इनके लिए, कि एक वैसे महू मध्य प्रदेश इंदौर में इनका जन्म हुआ था। और यहाँ से थोड़ी सी और जानकारी की, सन 1924 में, सन 1924 में पहला कार्य इनके द्वारा किया, एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था सन 1924 में। ठीक है, और यानी इसकी मैं ये कह दूं कि गठन किया, या फिर मैं ये कह दूं कि इस सभा की स्थापना की थी, राजनीतिक क्षेत्र में इनके द्वारा ये पहला कार्य था। दूसरी पॉइंट यहां से याद रखना है कि सन 1927 की बात करें, 1927 में इसमें समाज समता और, तो देखो, समाज समता, सामाजिक क्षेत्र में, छुआछूत के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था। एक तो संघ, और एक याद रखना आपको, समाज सैनिक। ये दो संघ है, इनकी स्थापना की थी अंबेडकर के द्वारा, ये स्थापना की गई थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये नोट करना। अच्छा, 1927 में यहां से मैं बात करूं तो बंबई जो विधानसभा थी, बंबई विधानसभा के सदस्य चुने गए थे 1927 में। और 1927 में एक आंदोलन चलाया, तो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि 1927 में महाड़ नाम के आंदोलन चलाया था इन्होंने। ठीक है, महाड़ सत्याग्रह बोलते हैं, महाड़ सत्याग्रह प्रारंभ किया था। और इसी के संदर्भ में यहां से बात करूं, 1930 में एक घटना याद रखनी है आपको। 1930 बलराम मंदिर है, और बलराम मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन चलाया था। बलराम मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन। ठीक है, एक और थोड़ी सी राजनीति के क्षेत्र में हल्की सी बात कर ले तो अपने चर्चा ये आ जाएगी
इनके द्वारा 1936 में एक पार्टी बनाई गई थी और पार्टी का नाम था इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत के संदर्भ में। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। अच्छा, इसी पार्टी का नाम है 1942 में इन्होंने कर दिया था अखिल भारतीय। 1942 में इसका नाम क्या कर दिया? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, यानी मैं इसको हिंदी में ऐसे कह सकते हैं, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, इसका नाम चेंज कर दिया था। और आपको याद हो तो जब संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर चुने गए थे तो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की अध्यक्ष थे उस समय, और इस अध्यक्ष होने के नाते इस समय चुने गए थे। ठीक है। और जब अंबेडकर की मृत्यु हो गई थी तो मृत्यु के बाद में इसी का नाम हमने क्या कर दिया था, नाम चेंज कर दिया था। 1957 में इसका नाम हो गया था रिपब्लिकन पार्टी हो गया था, रिपब्लिकन पार्टी 1957 में। अंबेडकर की मृत्यु के बाद में ये इसका नाम चेंज करके ये नाम कर दिया गया था। और इसके क्षेत्र में मान लो कि थोड़ी सी और जानकारी के लिए बात करें तो जैसे संविधान सभा के सदस्य वगैरह थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और जैसे ही भारत में यहाँ से बात करूं कि भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, और संविधान सभा के मान लो कि गठन के समय जब भारत 1947 में आजाद हो गया तो कुछ मंत्री परिषदों का, यानी मैं बात करूं तो यहाँ पुनर्गठन वगैरह हुआ था। तब यहाँ से एक चीज नोट करना आपको, तो 1944 में एक तो जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य भी बने थे ये। और हाँ, मैं यहां से बताऊं 1947 में अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया था। 1947 में जब अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया तो इन्होंने इस पद को कहते थे ये खाली साबुनदानी है। खाली साबुनदानी का मतलब हो गया कि लोग साबुन रखने के लिए जिस प्रकार से उपयोग करते हैं, साबुन का उपयोग कोई कर रहे, रख कोई रहा है, इस प्रकार से खाली साबुनदानी है कि मेरे को सिर्फ पद दिया गया, बाकी मेरे को उपयोग नहीं करने दे रहे इसको। ठीक है, इसलिए उन्होंने खाली साबुनदानी का पद कहकर इसको संबोधित किया था। ठीक है। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात याद रखना है अंबेडकर के बारे में। 1951 इन्होंने मंत्री पद से, यानी मंत्रिमंडल में जो मंत्री पद था, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और कारण कहा कि क्या कारण है, तो ये एक बिल लेकर आए थे, हिंदू कोड बिल। हिंदू धर्म में उससे संबंधित एक कोड बिल लेकर आए थे, और उस बिल की वजह से वो पारित नहीं हो पाया और नहीं कर पाए। कुल मिला के इनका कहना यह था कि जब हमें मंत्री बनाया गया है, किसी क्षेत्र में मंत्रिमंडल के हमें पद दिया गया है, तो पहले स्वतंत्र भारत की मैं बात करूं तो यहाँ से पहले कानून मंत्री, विधि मंत्री जिसको बोलते हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं जब बिल लेकर आ रहा हूं, पारित करने के लिए बहुत प्रोसेस थे, तो इन्होंने कहा कि जब इतना कुछ नहीं दिया जा रहा है तो मैं इस बिल का क्या करूं। एक विशेष बात नोट करना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अछूत जिसको बोलते थे, किसी समय छुआछूत के शिकार हुए थे, और उन्होंने कितनी बड़ी मेहनत करके एक विद्यालय में बाहर, दरवाजे के बाहर बैठकर उन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई करके उन्होंने यहां तक पहुंचे थे, यानी एक अच्छे विश्व विख्यात विधि विशेषज्ञ बनना बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो SC ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए इन्होंने
हर समय प्रयास किए थे, आंदोलन किए थे। बड़ी खास बात है कि समाज का सबसे बड़ी बात यही है कि लोग जागरूक हर समय उस समय नहीं हो पाते। डॉक्टर अंबेडकर ने, जैसे हम बात कर रहे हैं, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जो बहिष्कृत हो चुके हैं समाज, ऐसे लोगों के लिए स्थापित की थी। समाज समता और समाज सैनिक ये संगठन बनाए थे। महाड़ सत्याग्रह चलाया था इन्होंने, अधिकार दिलाने के लिए पहला सत्याग्रह था। 1930 में बलराम मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन किया था। 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी बनाई थी। 1942 में इसी पार्टी का नाम अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ कर दिया था, यानी इसको बोल सकते ऑल इंडियन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इनकी स्थापना की थी। और 1957 में इसका नाम रिपब्लिकन पार्टी हो गया। बड़ी बात ये थी कि अंबेडकर इतना कुछ अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कर रहे थे, लेकिन इन अनुसूचित जाति और ये जनजाति जहां बहुमत में थे, वहां अंबेडकर को कभी भी जीताकर नहीं भेजा इन्होंने, कभी भी नहीं जीत पाए थे। और जैसे अंबेडकर की मृत्यु हुई, और मृत्यु के बाद में एक चीज हम बड़े अच्छे से याद करते हैं, बहुत अच्छे से उनके गुणों को याद करते हैं, उनके जन्म और उनके निर्वाण दिवस दोनों याद करते हैं। अब याद करते हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन बड़ी बात ये कि जब अंबेडकर खुद जीवित थे तब तक उनकी एक भी बात हमें नहीं, उनको यहां तक हम जिताकर सदन तक नहीं भेज पाए थे, इतनी बड़ी बात इनकी थी। ठीक है, इनकी पढ़ाई का खर्चा बड़ौदा के महाराजा ने उठाया था जन्म के बाद में, और महाराजा द्वारा उनको अमेरिका और इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजा गया था खर्च उठा के। इतने महान कार्य भी उनके बड़ौदा सम्राट राजा महाराजा के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें, अब आगे बात करते हैं संविधान निर्माण में अंबेडकर की योगदान की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है भारतीय संविधान के निर्माता के अलावा अन्य सभी क्षेत्रों में महामानव के रूप, महान समाज सुधार, क्योंकि समाज के लिए बहुत कार्य इन्होंने किया है। राजनेता भी थे, यानी चुनाव भी लड़े थे, संविधान सभा के सदस्य भी थे, मंत्री भी बने थे, विधिवेता, आधुनिक युग का मनो आदि रूपों से पहचाना जाने लगा है। अंबेडकर को भारतीय संविधान के अलावा अन्य क्षेत्रों में बात करें, जैसे महामानव है, महान समाज सुधारक थे, बिल्कुल थे, अपने जो परिस्थितियां खुद उन्होंने झेली वो सभी बाकी के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। ठीक है, आधुनिक युग के मनो आदि रूपों में पहचाना जाने लगा। उन्हें भारत एवं हिंदू समाज का लिंकन, मार्टिन लूथर, नेपोलियन आदि माना गया है। उनकी बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठा एवं ज्ञान को देखकर उन्हें बोधिसत्व आदि की उपाधियों से विभूषित किया गया। अम्बेडकर की बहुत, यानी एक हम बात करें एजुकेशन के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में, एक मान लो कि दूसरे देशों के संदर्भ में भारत की अगर तुलनात्मक बात करें तो ये एक बहुत बड़े व्यक्तित्व थे अम्बेडकर, ध्यान रखना। ठीक है, हिंदू समाज के लिंकन का मतलब हिंदू समाज की कुरीतियां थी वो बाहर लाने का प्रयास किया इन्होंने। मार्टिन लूथर समाज सुधारक थे, मार्टिन लूथर, इनको इंडिया भारतीय, नेपोलियन आदि माना जाता है भारत के संदर्भ में, ध्यान रखना इनको। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठा और ज्ञान को देखकर उन्हें बोधिसत्व की उपाधि से विभूषित किया गया है। अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था जीवन के अंतिम समय में। उनका जन्म इंदौर के निकट महू छावनी में पिता भीम सकपाल के यहाँ 14 अप्रैल सन 1891 को हुआ था, यानी 14 अप्रैल सन 1891 को इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था इंदौर के निकट महू नामक स्थान छावनी, उनके पिता का नाम था भीम सकपाल। ठीक है, ये थोड़ी सी जानकारी याद रख लेना। बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ ने उन्हें छात्रवृत्ति देकर सन 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु भेजा। प्रोफेसर सेलामैन जैसा अर्थशास्त्री के संपर्क में रहते हुए सन 1915 में अर्थशास्त्र में एमए कर लिया था। राजनीति के ज्ञाता, इकोनॉमिक्स के ज्ञाता, कई देशों का संविधान पढ़ा, भारतीय संविधान के जनक इनको कहा जाता है, जननी इनको कहा जाता है। इनके कथन कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो महाराजा जो बड़ौदा के महाराजा थे उन्होंने इनको स्कॉलरशिप दी और उनको आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया था। 1923 में भारत लौटकर अंबेडकर ने वकालत तथा अछूतों और गरीबों की सेवा
अछूतों और गरीबों की सेवा एक साथ प्रारंभ की, यानी अछूतों की भी और गरीबों की सेवा इन्होंने, यानी 1923 में ये भारत लौटे। उसके बाद में मैंने कहा कि 1923 के बाद में, जैसे मैंने एक चीज घटना की बात की थी, उसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण कार्य आ रहे हैं। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना, 1927 समाज समता संघ बनाया, समाज सैनिक संघ बनाया, ठीक है। महाड़ आंदोलन शुरू किया 1927 में। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, महाड़ आंदोलन कब शुरू किया, किसने, ठीक है, सत्याग्रह। 1930 में बलराम मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन शुरू किया, ठीक है। 1936 में यानी लेबर पार्टी बनाई गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, फिर उसका नाम कर दिया था एस अनुसूचित जाति संघ नाम कर दिया गया, और मृत्यु के बाद में 1957 में इसका नाम हो गया था रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी इसका हो गया था, ठीक है। 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग के अध्यक्ष बने। 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग के अध्यक्ष बने। वे सन 1930-31 में दलितों के प्रतिनिधि बनकर लंदन में आयोजित प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन परिषद में भाग लेने गए। वहां उन्होंने अछूतों को हिंदू समाज से प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व दिलाने में सफलता प्राप्त की। आपको पता हो तो सांप्रदायिक आधार पर पंचायत जिसकी बात करते हैं, और यहां पर एक चीज है कि गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि हिंदू समाज से कुछ लोग हैं जिनको अछूत माना जाता है, अलग माना जाता है, उनको आरक्षण की जरूरत है। अलग से आरक्षण की वकालत उन्होंने की और एक बार के लिए अंग्रेजों को यहां पर राज्य भी कर लिया था। लेकिन बाद में गांधी जी ने कहा कि मेरा समाज बंटना नहीं चाहिए, मेरा धर्म बंटना नहीं चाहिए। इस बात को लेकर आपको पता हो तो यहां पर गांधी जी और अंबेडकर के मध्य फिर वापस समझौता होता है, ठीक है। सन 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना की और दलितों, मजदूरों और किसानों की मांगों के लिए संघर्ष किया। इस पार्टी ने 1937 के चुनाव में अनुसूचितों के लिए सुरक्षित 15 में से 13 तथा 2 सामान्य स्थान जीते थे, यानी 15 में से 13 और 2 सामान्य, टोटल में बात करूं तो 15 स्थान इन्होंने जीते थे। किसके लिए, यानी यहां से इस पार्टी ने बहुत अच्छा, पहली बार चुनाव में 1937 से प्रतिनिधित्व तो अच्छा खासा मिला था इसको, ठीक है। 7 अगस्त सन 1942 को उन्होंने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया था। 1942 में गवर्नर जनरल की कार्यकारी जो परिषद होता है, उनका सदस्य भी अम्बेडकर को चुना गया, मनोनीत किया गया था। अपनी पुरानी पार्टी को उन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित परिसंघ में बदल दिया, यानी हम कह सकते हैं कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ऑल इंडिया एससी फेडरेशन के नाम से इसका नाम कर दिया। किसका, 1942 में जो उन्होंने लेबर पार्टी स्थापित की थी, इसका नाम। उनकी प्रतिभा को देखकर उन्हें 29 अगस्त 1927 को संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, उस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। यानी प्रारूप समिति थी, वो प्रारूप समिति बनी कब थी, 29 अगस्त 1947 को बनी थी। और उसका अध्यक्ष अम्बेडकर को कब बनाया था, तो याद रखना 30 अगस्त 1947 को अम्बेडकर को अध्यक्षता दी गई थी। उन्हें भारतीय संविधान को आधुनिकता, प्रगति और लोकतंत्र के सांचे में ढालने का अवसर प्राप्त हुआ। एक भारतीय संविधान का प्रारूप कैसा बनेगा, किस आधार पर और किस प्रकार का तैयार होगा, उस बात पर इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रारूप समिति की थोड़ी सी बात करें तो देखो, एक चीज में बात करूं तो प्रारूप समिति का गठन होता है 29 अगस्त 1947 को, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर अंबेडकर को, और डेट याद रखना है आपको 30 अगस्त 1947 को। इस समिति ने 30 अगस्त 1947 से लेकर 21 फरवरी 1948 तक भारतीय संविधान का प्रारूप बनाकर तैयार किया, और उस प्रारूप पर फिर चर्चा हुई थी। और यहां से याद रखना है, डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे और 6 सदस्य और थे। देखो नाम, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी सदस्य था प्रारूप समिति का,
ए के अय्यर, अल्लादी, इसका पूरा नाम होता है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ए के अय्यर बोला जाता है उसमें, ठीक है। एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर सदस्य थे। एन माधव राव जो किसके स्थान पे आए थे, डीबी खेतान के स्थान पे आए थे, ठीक है। और वीटी कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी आए थे बीएल मित्र के स्थान पे। तो इस आधार पे याद रखना है कि एम मोहम्मद सारदुल्ला और एक सैयद मोहम्मद सारदुल्ला इनको कहा जाता है। सैयद मोहम्मद सारदुल्ला एकमात्र मुस्लिम लीग से सदस्य थे और एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे, वो थे के एम मुंशी। यानी मैं एक चीज बात करूं तो एन माधव राव थे, बीटी कृष्णमाचारी थे, थोड़ा सा उल्टा करना ये, बीटी कृष्णमाचारी आए थे बीएल खेतान के स्थान पे और एन माधवराव आए थे बीएल मित्र के स्थान पे। बीएल मित्र क्या हो गए थे, अस्वस्थ हो गए थे, उनके स्थान पे आए थे एन माधवराव। और डीपी खेतान की हो गई थी मृत्यु, तो उनके स्थान पे आए थे बीटी कृष्णमाचारी। ये चीज नोट करनी है, थोड़ा सा उल्टा कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें, यानी मैं बात करूं तो 6 सदस्य एक अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति कितने सदस्यों की थी, 7 सदस्यों की थी। नेक्स्ट देखो, 4 नवंबर 1948 को बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया और अंतिम जो प्रारूप है संविधान सभा में रखा गया और उस पर प्रथम वाचन हुआ था इस समय, और वो हुआ था 4 नवंबर को पेश किया और 9 नवंबर तक यानी 1948 तक प्रथम वाचन होता है और फिर इसका द्वितीय वाचन होता है इसी पर, और द्वितीय वाचन होता है वो होता है 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। इस दूसरे वाचन में टोटल 7,653 संशोधन आए थे, किसके समक्ष, प्रारूप समिति में। अम्बेडकर हर प्रकार के सवाल का जवाब दे रहे थे दूसरे वाचन में, जिसमें से लगभग 2425 यानी 2400-2500 के मध्य लगभग 2500 के लगभग इसमें से संशोधन किए गए थे और बाकी को यथावत रखा गया था। हम एक चीज कहते हैं कि जनक जननी क्यों कहा जाता है, जितने सवाल संविधान के प्रारूप पर पूछे गए थे हर सवाल का जवाब है अम्बेडकर और उनकी समिति, हर सवाल का जवाब, क्योंकि इन्होंने लगभग 200 देशों का संविधान पढ़ा था और उसके अकॉर्डिंग इस जवाब दिए जा रहे थे, ठीक है। ये चीज नोट करना है। सबसे लंबा ये दूसरा सत्र यानी दूसरा वाचन हुआ था। फिर तीसरे वाचन में आप एक चीज पढ़कर आए हैं, तृतीय वाचन हुआ था और तृतीय वाचन में एक चीज क्या नोट करोगे, तृतीय वाचन हुआ था 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर 1949 अंतिम वाचन के समय अम्बेडकर के द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन बिल सेटल्ड यानी कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, एक बिल पेश किया गया और उसके बाद में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान बनकर क्या हो गया था, 26 नवंबर को बिल आया और उसी दिन बनकर तैयार हो गया था। यानी यहां से एक प्रारूप समिति ने अपना कार्य करना प्रारंभ करके शुरू कर दिया था। संविधान के प्रारूप के तीसरे वाचन के समय डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कथन कहा था। अंतिम वाचन जो तीसरा वाचन हुआ था उस समय संविधान सभा में, मैं क्यों आया, केवल दलित वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए, इससे अधिक और मेरी कोई आकांक्षा नहीं थी। यानी मैं संविधान सभा में इसलिए आया था कि मैं सिर्फ दलित वर्ग है उनके जो हित है उनको सुरक्षित रख सकूं, इसलिए मैं संविधान सभा में आया था। इसके अलावा मेरी कोई आकांक्षा आने की नहीं थी। यहां आने पर मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी इसकी मुझे कोई कल्पना तक नहीं थी। यानी मैं दलितों के हितों की रक्षा कर सकूं इसलिए आया था, लेकिन मुझे पूरे देश की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, मुझे इसकी कल्पना तक नहीं थी कि मुझे पूरे देश के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति एक मान लो कि
व्यक्ति की सोच है एक मान लो कि छोटे स्तर की रखते हैं हम, तो व्यक्ति उसी लेवल तक सोचता है। और छोटे स्तर की सोच रख रहे हैं, और अगर आपको मान लो कि बड़े स्तर, जैसे मैं एक सरपंच की बात करूं, तो एक सरपंच गांव तक सोचता है। सरपंच ये सोचता है गांव में कि किस किस सीढ़ियां तोड़नी है, कहां नालियां बनवानी है, इतनी सोचता है। और उस सरपंच को अगर आप सांसद बना दो, तो एक गांव की नहीं पूरे गांव की सोचेगा। ठीक है, जिम्मेदारी बड़ी दोगे तो सोच ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। अम्बेडकर हालांकि यहां बहुत अच्छी सोच लेकर आए थे कि दलित समाज है काफी लंबे समय से पिछड़े हुए हैं, इनको अधिकार बराबर मिलना चाहिए, छूट मिलनी चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जब अम्बेडकर को पूरे देश की जिम्मेदारी सौंप दी कि आप प्रारूप समिति के अध्यक्ष और प्रारूप बनाकर दो हमें, तब यहां पर दलित भी सोचनी थी उनको, और बाकी सब समाज पूरे हर वर्ग की सोच अम्बेडकर को सोच। बहुत अच्छा और जबरदस्त और शानदार संविधान बनाया, जिसमें हर चीज हर देश से हमने अच्छी चीज इंक्लूड की थी। ये खास बात है हमारे संविधान की। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था, बनाकर तैयार हुआ था ना हमारा संविधान, उससे एक दिन पहले कहा था कि मैं क्यों आया संविधान सभा में, क्यों आया, केवल दलित वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए। लेकिन मुझे इससे अलावा मेरी कोई आकांक्षा नहीं थी। यहाँ आने पर मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी कि मुझे इसका कोई कल्पना तक नहीं, पूरा देश का संविधान बनाकर तैयार करना पड़ा फिर। ठीक है, 3 अगस्त 1949 को उन्होंने उन्हें भारत सरकार का विधि मंत्री बनाया। 3 अगस्त 1949 को भारत सरकार का विधि मंत्री बनाया गया। इस रूप में हिंदू समाज के सुधार के हेतु उन्होंने हिंदू कोड अधिनियम पारित कराने के प्रयास किए। अब दलितों की सोचते सोचते पूरे हिंदू समाज की सोचने लगे कि सुधार सब में होना चाहिए। एक दलितों की सोच के, दलितों में सुधार करने से बाकी लोगों में सुधार कैसे होगा, तो सभी लोगों के अकॉर्डिंग सोचा था इन्होंने, पारित कराने के प्रयास किए, जिसके विषय में मतभेद होने पर डॉक्टर अंबेडकर ने 27 सितंबर 1951 को मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। याद रखना, हिंदू कोड अधिनियम, और इस अधिनियम को पारित यानी अंबेडकर के इस बिल को है, बाकी मंत्रिमंडल है, बाकी और भी मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, ये सारे लोगों ने स्वीकार नहीं किया। तो अंबेडकर ने कहा कि मुझे मंत्री पद तो दिया गया है, विधि मंत्री बना गया, लेकिन मैं एक साबुनदानी के समान हूं, मुझे इतने अधिकार दिए गए। ठीक है, तो ये चीज नोट करना। तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, कब, 1951 में। हिंदू धर्म के साथ अपने स्वाभिमान का तालमेल न बैठते देख डॉक्टर अंबेडकर ने 5 लाख अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया, और 6 दिसंबर 1956 को उनका उनका देहांत हो गया था। ठीक है, तो अम्बेडकर ने यहाँ पर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया 14 अक्टूबर 1956 को। और भारत के संदर्भ में उनके अनुसार संसदीय शासन प्रणाली उपयुक्त है। इसमें कार्यपालिका विधायिका या संसद के प्रति उत्तरदायी रहते हुए स्वयं प्रभावपूर्ण बनी रहती है। एक विशेष बात है, जब हिंदू बिल है उनके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, तो हिंदू बिल कोड है जब वो भी मान्य नहीं हुआ, तो यानी तालमेल उन्होंने अपने स्वाभिमान को मानते हुए उन्होंने क्या किया, 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और फिर 1956 में ही 6 दिसंबर
1956 को ही अम्बेडकर की क्या हो गया था, देहांत हो गया था। महानिर्वाण दिवस इस दिन मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वे शक्ति पृथक्करण एवं संतुलन के सिद्धांत के भी समर्थक थे। इसके लिए उन्होंने संसदीय व्यवस्था की प्रभावीता को बनाए रखते हुए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का समर्थन किया था। यानी हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है और निष्पक्ष है, जबकि यह शक्ति पृथक्करण भी है और शक्ति संतुलन का सिद्धांत भी ये है। ये दोनों विचारधाराओं से मिलता है। पृथक्करण का मतलब हो गया कि न्यायपालिका कार्यपालिका से बिल्कुल अलग है, और संतुलन का मतलब हो गया है कि कार्यपालिका काम जैसे संसद का काम कानून बनाना, और न्यायपालिका का काम है बनाए गए कानून की समीक्षा करना। तो संतुलन और पृथक्करण का सिद्धांत ये निकल के आता है। शासन पैतृक नहीं होना चाहिए, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होना चाहिए, वंशवाद नहीं होना चाहिए, परिवारवाद नहीं होना चाहिए। उसे समय समय पर जनता द्वारा निर्वाचित किया जाना चाहिए। अम्बेडकर के बहुत अच्छे विचार, एक चीज ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति जो पार्टी होती है, राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक दल या पार्टी की भक्ति जो होती है वो निरंकुशवाद को बढ़ावा देती है। वह राजतंत्र को बढ़ावा देती है। अम्बेडकर ये बहुत अच्छे विचार थे। कभी भी किसी भी नेता को पार्टी भक्ति नहीं होनी चाहिए। जो अब मान लो कि वर्तमान में जो फैसले आ रहे हैं ना, कि आला कमान जो तय करेगा वो हम मानेंगे, आला कमान जो तय करेगा वो मानने का मतलब, अम्बेडकर की दिशा में अगर हम बात करें, उनकी दृष्टि में अगर हम बात करें, तो ये गलत है। क्योंकि आपको जनता चुनकर भेजती है, आपको आला कमान चुनकर नहीं भेजता है। आला कमान वही करेगा जो आप चाहोगे। इसका मतलब ये उनका कहना था कि अगर आप ये कहोगे कि जैसा पार्टी हमें कहे, जैसा हमें राजनीतिक दल आपस आगे से आदेश से, वैसा मानने को तैयार है। इसका मतलब आप उस पार्टी को तानाशाही, उस पार्टी को राजतंत्र बनाने का प्रयास कर रहे हो। ये विचार उनके किसके थे? अम्बेडकर के। डॉक्टर अम्बेडकर ने लोकतंत्र को सफल बनाए रखने के लिए तथा उसे आधिकारिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए कहा था। 26 जनवरी 1950 को देश राजनीतिक रूप से समान होगा परंतु आर्थिक रूप से असमान, अतः अति शीघ्र आर्थिक रूप से समान होने का प्रयास अनिवार्य है। यानी इन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से समान होगा लेकिन आर्थिक रूप से असमान, और आर्थिक रूप से समान होने का प्रयास अनिवार्य है। हमारे आर्थिक रूप से अमीर और गरीबी है वर्तमान में भी, लेकिन उन्होंने कहा कि जब राजनीतिक रूप से 26 जनवरी को ये सबको समान अधिकार होगा तो आर्थिक रूप से भी ऐसे प्रयास होने चाहिए कि सब लोग हैं, गरीब कम हो और अमीर भी, ज्यादा अमीर भी नहीं होने चाहिए और ज्यादा गरीब भी नहीं होने चाहिए। औसत दर्जे का देश होना चाहिए। यानी ऐसे नहीं कि अमीरों की संपत्ति लगातार बढ़ती रहे और गरीबों का शोषण होता रहे। अमीर की संपत्ति तभी बढ़ेगी जब गरीब का शोषण होगा। पॉइंट ये नोट करना कि गरीब का जितनी बार शोषण होगा, जितना ज्यादा शोषण होगा, उतनी ही अमीरों की संपत्ति बढ़ेगी। ठीक है, जैसे आपने एक चीज मुद्दा अभी देखा होगा, संसद में कल एक वक्तव्य आया था संसद में कि अमीरों का पानी और गरीबों का दूध एक रेट में बिक रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर वही दूध गरीब बेचते हैं तो 250-300 रुपए, अमीर बेचते हैं तो 250-300 रुपए किलो होता है। और पानी अगर हम बात करें तो आज एक चीज देखते हो कि 1 लीटर पानी 30 रुपए में बिकता है। वही अगर हम बात करें तो 1 लीटर दूध जो है वो 26 से 27 रुपए प्रति लीटर के भाव से किसानों से डेयरी वाले खरीद रहे हैं। तो ये चीज आप आसानी से, अरे सामान्य तौर पे आप एक पानी की बोतल 20 रुपए की खरीदते हो और 26-27 रुपए में जाता है दूध, किसका? गरीबों का। तो सवाल से सी बड़ी बात है, देश आर्थिक रूप से समान अभी तक नहीं हुआ है। ये 1950 की बात थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भातृत्व सिद्धांतों का अभिप्राय है समस्त भारतीयों की सांसों में भातृत्व की भावना यानी भाईचारे की भावना हो। जातियों को मिटाना जरूरी है। सभी जातियों का जो प्रथा है ना, अमीर यानी ऊंच और नीच के आधार पर जो जातियां विभाजित है, उनका मिटना जरूरी है।
वर्ग संघर्ष से बचने के लिए जरूरी है कि सभी लोकतांत्रिक ढांचे में आजादी, आत्मसम्मान, समानता, उन्नति के समान अवसर आदि अनुभव जल्दी कर सके और तदन अनुरूप आवरण और व्यवहार करे। ये महत्वपूर्ण बात अम्बेडकर ने कही थी। संविधान में जनता के लिए जनता द्वारा शासन के सिद्धांत को स्वीकारा है, यानी शासन जनता का होगा, जनता के द्वारा किया जाएगा और जनता के ऊपर ही वो शासन किया जाएगा। इस बात को हमने स्वीकार किया है। सच्चे समाजवाद का अर्थ है मजदूर किसान का राज्य। क्या वर्तमान में मजदूर और किसान राज्य कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अभी भी सरकारें किसकी होती है? और सरकारें ये आज से नहीं, हमेशा से किसकी होती है? ये सरकार उसी की होती है जो अमीर है। चुनाव वही लड़ सकता है जो अमीर है, जिसके पास पैसा है। तो याद एक चीज है कि किसान आज भी क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं। कल भी दिल्ली कूच कर रहे थे, आज भी दिल्ली कूच कर रहे हैं, अपने अधिकारों के लड़ रहे हैं। अगर कोई निम्न वर्ग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, इसका मतलब संख्या में तो ज्यादा हो सकता है, लेकिन सत्ता संपन्न वो नहीं है। ये भी चीज नोट करना, अम्बेडकर के विचार है, ध्यान रखना। ग्राम सरकार में स्थानीयवाद की निम्नता, अज्ञानता, सांप्रदायिकता तथा संकीर्ण नजरिए की दृढ़ता सिद्ध होती है। ग्राम सरकार भी होनी चाहिए जिससे स्थानीय स्तर पे निम्नता, अज्ञानता, सांप्रदायिकता और संकीर्ण नजरिए की दृढ़ता सिद्ध होती है गांव की सरकारों में। ठीक है, क्योंकि गांव का सरकारों का स्तर कम होता है। मैंने कहा कि एक सरपंच की सोच कहां तक हो सकती है और एक सांसद की सोच कहां तक हो सकती है, एक प्रधानमंत्री की सोच कहां तक हो सकती है। जितने बड़े लेवल के पद देंगे उससे अकॉर्डिंग उसको सोचना पड़ेगा। अतः संविधान प्रारूप में ग्राम के स्थान पे पुरुष को इकाई माना गया है। ठीक है, संविधान में सरकार के पास मात्र कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है, अपितु कानून लागू करने का भी अधिकार उसके पास सुरक्षित है। यानी सरकार कानून बना भी सकती है संविधान के अनुसार और उसे लागू भी होता है। संविधान के अनुसार राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दिशा निर्देशों का प्रमुख स्रोत है। ये तीनों प्रकार के हमारी प्रस्तावना में न्याय की बात भी की हुई है। नेक्स्ट देखो, इसमें अम्बेडकर ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता के लिए 6 आवश्यक शर्तें बताई। तो इस प्रकार से कितनी शर्तें बताई? 6। कौन सी? देखो, समाज में स्पष्ट रूप से कोई भी असमानता नहीं होनी चाहिए, यानी सब पूरा का पूरा समाज और लोग क्या होने चाहिए? एक समान होने चाहिए। विपक्ष की विद्यमानता होनी चाहिए, यानी विपक्ष भी होना चाहिए। ऐसे नहीं विपक्ष समाप्त कर दो। अगर जिस दिन विपक्ष समाप्त हो जाएगा सदन में, उस दिन तानाशाही होगी और एक लोकतंत्र के बजाय राजतंत्र धीरे धीरे क्या हो जाएगा? स्थापित हो जाएगा। इसलिए आवाज उठाने के लिए विपक्ष होने चाहिए और विपक्ष के अलावा दबाव समूह होने चाहिए। दबाव समूह जिसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक ऐसे कुछ संगठन होते हैं जो सरकार के विरोध में आवाज उठाए, उनको कहा जाता है। संवैधानिक नैतिकता का पालन किया जाना चाहिए। विधि और प्रशासन में समानता की भावना होना चाहिए, कानून और प्रशासन में, यानी समान विचारधारा, समान लोगों के साथ समान व्यवहार भी करें। सार्वजनिक अंतर विवेक, समाज में नैतिक व्यवस्था का संचालन होना चाहिए। नैतिकता पर भी थोड़ी बहुत विचारधारा होना चाहिए, कुछ मूल्य, मानववाद, ऐसी विचारधारा होने चाहिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अम्बेडकर के द्वारा 6 आवश्यक शर्तें बताई गई है। तो यहां से अगर हम बात करें तो डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, या इसको हम जननी बोल सकते हैं। और अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। ये महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 21 को भारतीय संविधान का मेरुदंड कहा था। ये बात भी आपको अम्बेडकर की याद रखनी है। ये महत्वपूर्ण बात और चर्चा और विचार अपने अगर हम बात करें जो फर्स्ट पेपर दे रखा है उसमें बहुत अच्छे से जो चर्चा के अकॉर्डिंग बात की गई है, ये महत्वपूर्ण याद करना है। इसी प्रकार आप बने रहिए, मस्त रहिए, करते रहिए, लगातार करते रहिए। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।